2.68 करोड़, 2.68 करोड़ दिव्यांगजन भारत में पाए जाते हैं। ऐसा भारत सरकार द्वारा लिखित दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स के जरिए हमें बताया जाता है जनगणना 2011। उसमें कई प्रश्न चिन्ह रहे हैं और रहेंगे, अब वो अलग अलग बातें हैं, लेकिन अगर हम यही एक आंकड़ा, मानक आंकड़ा मान लेते हैं जो सरकारी स्तर पे हमें दिया गया था, मान ही लेते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा आंकड़ा आता है कि भारत 100 करोड़ से अधिक आबादी का देश और उसमें 3 करोड़ दिव्यांगजन, विशेष आवश्यकता वाले विकलांगजन, दिव्यांगजन या जो भी आप कहें। अब ऐसी क्या परिस्थिति होती है कि 100 करोड़ की जो जनसंख्या है वह 3 करोड़ के सशक्तिकरण के लिए प्रेरित नहीं हो पा रहे? ऐसी कौन सी परिस्थिति बन रही है कि हम 3 करोड़ आबादी के सशक्तिकरण को सिर्फ देखते तो है, लेकिन कहते तो है, सशक्तिकरण करने में अपनी भूमिका नहीं अपना पाते, अपनी भूमिका, अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित नहीं कर पाते। ऐसा क्या कारण है? आप और हम जगह जगह विभिन्न स्थलों पर जाते हैं, वहां रैंप बने होते हैं, ट्राईसाइकिल लाने ले जाने के लिए बना होता है। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के टाइल्स लगे होते हैं। क्या कभी आपका, हमारा या किसी और विशिष्ट जन का इस ओर ध्यान जाता है कि इसका मॉडल क्या होना चाहिए या क्यों है ये? सिर्फ इतना ही अगर हम जाने कि क्या यह किसी दिव्यांग जन के लिए विशेष तरीके से निर्मित है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों को एक शब्द कहना चाहूं तो आप लोगों ने देखा होगा कई कई जगह लिखा रहता है दिव्यांग लिफ्ट, दिव्यांग एक्सीलेटर, दिव्यांग सीढ़ियां, दिव्यांग स्थान, या कई कई बोर्डों पे मैंने अनेक बार देखा दिव्यांग पार्किंग। आपको लगता है भाषाई तौर पर इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? दिव्यांग एक्सीलेटर हो सकता है क्या? दिव्यांग सीढ़ियां हो सकती हैं क्या? दिव्यांग स्थान, दिव्यांग पार्किंग हो सकती है क्या? अगर यहीं पे एक शब्द जुड़ जाए दिव्यांग जनों हेतु, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों हेतु, बहुत बड़ा बैनर या पोस्टर वहां नहीं लगेगा, लेकिन सम्मानजनक परिस्थिति आएगी। दिव्यांग जनों हेतु आरक्षित सीट या जो भी, जब हम सशक्तिकरण का भाव लेके चले, जब हम सशक्तिकरण का विचार लेके चले, तो सर्वप्रथम यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम बोलचाल की भाषा में उनके लिए सम्मान के शब्द और बराबरी के शब्दों का चयन करें। ऐसा न हो जाए कि कथनी और करनी दोनों अलग अलग स्वरूप दिखाने लगे। दिव्यांगजनों के हितार्थ काम करते हुए कब हम उस हितार्थ से स्वहितार्थ परिणित हो जाते हैं उसकी खबर नहीं लगती। ऐसा होता कहां से है? हम डिमोटिवेट कहां से हो जाते हैं? ऐसा कौन सी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि हम पहचान नहीं पाते कि यात्रा किधर की चली थी, किधर जा रही है? वो इस कारण कि स्थान स्थान पर मोटिवेशन हमें नहीं मिल पाता, अथवा दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ जो व्यक्ति अपना सर्वस्व लगाने के लिए लगे हुए हैं उनको ठीक ढंग से हम लोग विभिन्न पटलों पर ला करके उनकी बातें नहीं कर पाते। नैतिक दायित्व तो बनता है विशेष शिक्षा में अपनी महनीय भूमिका देने वाले विशेष शिक्षकों की, कि वे
ऐसे महनीय व्यक्तित्वों के और ऐसी संस्थाओं के कृतित्वों को सोशल मीडिया पर जाकर बखाने, उनका प्रचार प्रसार समुचित ढंग से करें। इस हेतु नहीं कि उनका प्रचार प्रसार है, इस हेतु कि अगर उनका प्रचार प्रसार ठीक ढंग से होगा तो लोग उत्साहित होंगे, उस ओर बढ़ेंगे और काम करने के लिए, दिव्यांगजनों के लिए अपना महनीय जो विचार है, महनीय जो क्रियाकलाप है, उसकी पूर्ति करने के लिए वे भी प्रेरित हो। आवश्यकता है इस बात की कि सामान्य जन और दिव्यांग जन, इन जैसे शब्दों को हम कितनी जल्दी समाज से हटा पाए, व्यक्ति विशेष के नाम से परिभाषित कर सकें, उनके अंदर की योग्यताओं को देख करके हम परिभाषित कर सकें, ज्यादा अच्छा होगा। उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनके सामाजिक समन्वय के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए यह परम आवश्यक है कि व्यक्ति की शक्तियों को, उनके अंदर छुपे हुए उनकी विशिष्टताओं को चिन्हांकित किया जाए और चिन्हांकित करने के बाद, चिन्हांकन के बाद उनके कुशल मार्गदर्शन हेतु समय समय पर प्रेरणा भी प्रदान की जाए। आप सभी जन इस बात से दो मत नहीं होंगे क्या? जब सदमार्ग में लगे हुए व्यक्ति मौन धारित कर लेते हैं तो दुष्मार्गी अपनी चाल बढ़ा देते हैं। कभी भी अंधेरा तभी तक घना हो सकता है जब तक दीपक प्रज्वलित न हो जाए। जैसे ही दीपक प्रज्वलित होता है, चाहे जितना घना अंधेरा हो, क्षण मात्र में विलुप्त हो जाता है। आवश्यकता है सन्मार्गी दीपकों को प्रज्वलित करने की और तेल स्वरूप उनमें प्रेरणा भरने की, उन्हें प्रेरित करने की। ऐसा उन्हें फील ना हो कि नहीं नहीं हम कुछ भी कर ले, प्रेरणा की प्राप्ति होनी मुश्किल है। ऐसा न हो, ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, जब हम समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसी भी व्यक्ति के उत्थान के लिए समाज में अपना जो भी योगदान है वो देंगे तो समाज रिकॉग्नाइज करेगा, वो प्रेरित होंगे, वो उनके अंदर अभिप्रेरणा आएगी और वे हमारे आपके समक्ष एक ऐसे उदाहरण के रूप में आके खड़े हो जाएंगे जो समाजोपयोगी बनने के लिए अपनी महनीय भूमिका देंगे। मैं पुनः आप सभी जो विशिष्ट जन हमसे जुड़ चुके हैं, अभी तक लगभग 50 जो व्यक्तित्व हमसे जुड़े हुए हैं, सभी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम प्रारंभ होने में 3 मिनट शेष है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे जन आपके स्कूल के जो विद्यार्थी है वो जुड़ना चाह रहे हैं, उन तक लिंक नहीं पहुंची है, तो आप उन तक लिंक पहुंचा दें, जिससे जब हमारे आज के महनीय व्यक्तित्व हमसे जुड़े तो सभी लोग उन महनीय व्यक्तित्वों के उद्बोधनों को सुन सके और अपने को लाभान्वित कर सके। मैं बार बार विशेष शिक्षकों से कहता रहा हूं और कहता रहूंगा, अगर दिव्यांग जनों का कुशल सशक्तिकरण करना है तो उसके लिए आपको ही जगना होगा। आप ही वह समाज सुधारक है, आप ही वो समाज प्रेरक है जो समाज को इस दिशा की तरफ सोचने के लिए एक नवीन चिंतन, एक नई चिंतन श्रृंखला, चिंतन प्रणाली और चैतन्य भूति भाव प्रेरित करके उनमें भरेंगे, जो उन्हें सशक्तिकृत करेगा और समाजोपयोगी बनाएगा। तो आप सभी विशेष शिक्षकों से, विशेष शिक्षा में सुंदर पुष्प के रूप में आ रहे नवीन शिक्षक शिक्षिकाओं, बेटे बेटियों से यह पटल, यह आशा करता है कि आप समाज के हितों को देखते हुए
दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण हेतु अपने अपने स्तर पर आप अपनी महनीय भूमिका को सुनिश्चित करते हुए एक दूसरे को जन जागृति करेंगे, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे और समाज में रह रहे 3% की आबादी, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 3% की आबादी को सशक्तिकृत करके जब हम एक नए सवेरे की तरफ बढ़े तो वहां सभी लोग एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर एक सशक्तिकृत समाज के रूप में देखे जाएं, ऐसे भावों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम का समय 1 मिनट शेष है। आदरणीय डायरेक्टर सर SIPRH के हमसे जुड़ चुके हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रमेश पांडे सर, निदेशक CRC गोरखपुर हमसे जुड़ने वाले हैं। जैसे ही सर हमसे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर देंगे। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय अधिवक्ता श्री अशोक द्विवेदी सर हमसे जुड़ रहे हैं। सर अभी 2 से 3 एक कार्यक्रम में थे, वहां से निकले तो CRC गोरखपुर के कार्यक्रम 3 से 4 में अपनी महनीय वाणी उपस्थित कर रहे हैं और नसीम सर नमस्कार। नरेश कुमार लखनऊ से। नमस्कार सर, मैं सभी को आज के मुख्य समारोह में आज विश्व दिव्यांग दिवस के इस पावन अवसर पर अपने यशस्वी निदेशक CRC गोरखपुर और बड़े भाई डॉक्टर रमेश जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि अपने व्यस्त समय में उन्होंने सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ एंड RSVI लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में अपना महत्वपूर्ण समय प्रदान किया। संस्था एवं संस्था परिवार इसके लिए आभारी है। आज विश्व दिव्यांग दिवस पर मैं अपनी ओर से एवं अपने संस्थान की ओर से आप सभी प्रोफेशनल्स को, वेबिनार में जुड़े हुए सभी स्पेशल टीचर्स, सभी ट्रेनीज को पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि इस क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्ति, टीचर्स, संस्थाएं हम दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को सादर प्रणाम। आज इस पटल का एक महान गौरव क्षण है कि विश्व दिव्यांग दिवस पर हमारे इस फील्ड में अपनी कर्मठता और कर्तव्य निष्ठता के उज्जवल परचम को लहराने वाले अभिभावक का स्नेह, बड़े भाई का प्रेम तथा एक कुशल निदेशक के रूप में भारतीय प्रशासनिक या मैं कहूं व्यवस्था में अपनी महनीय छवि को स्थापित करने वाले यशस्वी निदेशक आदरणीय डॉक्टर रमेश पांडे सर, निदेशक CRC गोरखपुर हमसे जुड़ चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है।
यह इस पटल का सौभाग्य है कि सर अपने महंगे समय में से आज कुछ समय इस पटल पर हमें प्रदान कर रहे हैं। सर की अनुमति से ही यह कार्यक्रम 3 संस्थाओं के कोलैबोरेशन, सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा, रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअल इम्पेयर्ड लखनऊ तथा कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल्स डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सीआरसी गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपका महनीय उद्बोधन हमें आज प्राप्त होगा, यह पटल कृतार्थ होगा। आज मैं इस पटल पर आपसे इस बात की भी आशा करूंगा, आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, अतः एक ऐसे रोड मैप की चर्चा आपके द्वारा यह पटल सुनेगा जिस पर हम लोग 21-22 में एक ऐसी चाल, एक ऐसी यात्रा करें कि हम सिर्फ और सिर्फ कमियों की तरफ दृष्टि न रख के सशक्तिकरण की तरफ किस तरीके से दृष्टि करेंगे। आज यह सौभाग्य होगा यशस्वी डायरेक्टर सर से हमें सुनने का। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कार्यक्रम का समय सुनिश्चित है और एक मिनट व्यस्ततम है। मैं आमंत्रित करता हूं SIPRH के यशस्वी डायरेक्टर डॉक्टर नसीम अहमद सर को, वे आए, संस्था का परिचय दें और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रमेश पांडे सर का स्वागत करें। श्री डॉक्टर नसीम अहमद सर। धन्यवाद नागेश सर। मैं आज विश्व दिव्यांग दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने बड़े भाई और यशस्वी निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी का इस ऑनलाइन वेबिनार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये संस्थान का सौभाग्य है कि निदेशक महोदय आज अपने व्यस्त समय में संस्थान के साथ जुड़े और उनकी सहर्ष स्वीकृति कल ही प्राप्त हो गई थी। ये संस्था के लिए सौभाग्य की बात है एवं संस्था इसके लिए आभारी है। ग्रुप में जुड़े हुए सभी प्रोफेशनल्स, स्पेशल टीचर्स, ट्रेनीज, अभिभावक तथा अन्य सभी व्यक्तियों को संस्थान की ओर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं एवं उनका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि ज्ञात है, विश्व दिव्यांग दिवस पर आज हम ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से सब जुड़े हुए हैं। तो मैं संक्षिप्त समय में संस्था का परिचय प्रस्तुत करता हूं। सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ, जिसे शॉर्ट में SIPRH अमरोहा के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 3 अगस्त 2004 को जनपद अमरोहा में की गई। उसके बाद सोसाइटी के अंतर्गत ही आस स्पेशल स्कूल की स्थापना की गई, जो 2004 से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। संस्था की स्थापना का विचार मेरे मस्तिष्क में 2002 में उत्पन्न हुआ। मैं MA अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी मेंटल हॉस्पिटल बरेली से कर रहा था। जब वहाँ हम केस स्टडी के लिए जाते थे तो वहाँ एक ऐसी फैमिली उपस्थित हुई जिसको देखकर काफी मानसिक रूप से या इमोशनल रूप से मैं प्रभावित हुआ और उसी के बाद ये निश्चय किया कि क्यों ना दिव्यांगजनों के हितार्थ एवं मानसिक रोगियों, जो मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। इसी के बाद कोर्स पूर्ण करने के जब अमरोहा आए तो 3 अगस्त 2004 को संस्था की स्थापना की गई। संस्था एक छोटे से भवन में आस स्पेशल स्कूल के नाम से संचालित की जाने लगी। स्पेशल स्कूल के दिव्यांग बच्चे स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराने लगे। 2004 के बाद से स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश का जो बरेली रीजनल सेंटर है, वहां से 2007 में गोल्ड मेडल तथा 2018 में
संस्थान के दिव्यांगजनों ने नेशनल स्तर पर गांधीनगर गुजरात में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जिससे संस्थान के दिव्यांग बच्चे तथा संस्था का नाम रोशन हुआ। संस्थान अमरोहा के साथ साथ जनपद संभल, मुरादाबाद तथा बिजनौर में भी स्पेशल स्कूल को संचालित कर रही है। जनपद अमरोहा में स्पेशल एजुकेशन के साथ उनकी काउंसलिंग, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी तथा अनेक जो सुविधाएं दिव्यांगजनों को दी जा सकती है, कोविड-19 में भी ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस उनकी संचालित की जा रही हैं। संस्थान 2016 से डीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर को संचालित कर रहा है तथा 2017 से डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई, एचआई तथा सीपी को भी संचालित कर रहा है। संस्थान के इन कोर्सों को संचालित करते हुए आज 2020 आ गया। संस्थान अपने प्रगति के पथ पर दिव्यांगजनों के हितार्थ अग्रसर है। जनपद अमरोहा में दिव्यांगजनों के हितार्थ कार्य करने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2014 को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया तथा 3 दिसंबर 2015 को व्यक्ति विशेष के रूप में स्वयं मुझे राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया तथा 3 दिसंबर 2016 को माननीय श्री विजय सांपला जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा कल्याणम करोति मथुरा उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जो संस्था के लिए गौरव की बात है। संस्था दिव्यांगजनों के लिए जितना प्रयास कर सकती है प्रयासरत है। उनको जितना अग्रसर करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य कर सकती है, अग्रसर उनको कर रही है। संस्थान दिव्यांगजनों को वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग प्रदान कर रही है। संस्था अपने सभी संसाधन स्रोत से जितना हो सकता है उसके लिए अग्रसर है। तो आज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने बड़े भाई और निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी से निवेदन करूंगा कि उनका आशीर्वाद इस संस्थान के ऊपर बना रहे और अपना महत्वपूर्ण समय इस संस्थान के लिए आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर सर देते रहे हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने संस्थान का एक विस्तृत परिचय दिया। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रमेश पांडे सर, यशस्वी निदेशक सीआरसी गोरखपुर। आप आए और कैसे आगे आने वाले समय में हम लोग दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए एक नए सवेरे हेतु कौन सा रोड मैप लेके चले, इस हेतु हमारे साथ जुड़े हुए लगभग 100 से अधिक विशेष शिक्षकों को, विशेष शिक्षा में काम कर रहे विभूतियों को एक रोड मैप प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय रमेश पांडे सर। बहुत धन्यवाद पांडे जी। आज सबसे पहले कार्यक्रम में औपचारिक रूप से बोलने से पहले मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पे आप सभी को, जितने आप ऑफिस बियरर्स हैं आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, आप सभी को, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी को इस दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों के प्रयास से ये सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा और आरएसबीआई लखनऊ और सीआरसी गोरखपुर, आप लोगों के संयुक्त प्रयास से आज जियोग्राफिकल इंक्लूजन भी हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक संस्था आप लोग लेकर आए हैं, मध्य उत्तर प्रदेश में कार्यरत एक संस्था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में
कार्यरत एक सरकारी संस्था को जोड़कर ये जो आप लोगों ने रियल इंक्लूजन प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं नागेश जी आपको भी धन्यवाद भी दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा। डॉक्टर नसीम अहमद साहब आपको भी बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं देख पा रहा हूँ पार्टिसिपेंट इसमें जो पार्टिसिपेंट सब जुड़े हुए हैं उसमें फूलचंद्र जी भी दिख रहे हैं। फूलचंद जी आपका भी स्वागत है, आपको भी धन्यवाद और शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के लिए फिर से मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए बहुत संक्षेप में वार्ता करूंगा कि वो हम जो प्रोफेशनल्स हैं, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को सेलिब्रेट करने का के पीछे की जो आज की थीम है हमारी, और यूनाइटेड नेशन भी जो कह रही है कि पोस्ट कोविड इंक्लूजन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनकी जो सर्विसेज मिल रही हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी और एक ऐसा समाज निर्मित करना जिसमें कोविड के बाद दिव्यांग जनों की जो जीवन में कठिनाइयां आ गई थी वो सभी दूर रखते हुए हम लोग क्या अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ी देर पहले ही सीआरसी गोरखपुर के एक वेबिनार में हम लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे बात कर रहे थे, और अभी इस वेबिनार में हम लोग जो सभी प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, हम सभी को 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिस पे विचार करना है। पहला कि कोविड-19 में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया तो वो दिव्यांगजन है और उनके माता पिता है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में सर्विसेज रुक गई, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना रुक गया, एक दूसरे से मिलना बंद हो गया, कांटेक्ट बिल्कुल मिनिमाइज हो गए और सर्विसेज जो थी वो ठप हो गई। ऐसे समय में अब वो समय आ गया है कि दिव्यांग जनों को जो अधिकार प्राप्त है उसकी अधिकतम जानकारी हम सब प्रोफेशनल को रखते हुए हमको खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करने की जरूरत है। हम सभी को पता है कि आने वाला समय, ये कोविड कोई 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए नहीं है, पूरे जीवन में अब हम लोगों को सावधानियां बरतनी है और पूरे जीवन काल के लिए हमारा जो अप्रोच है टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी या इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए, उसके लिए हमें अपने अप्रोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी का ओरिएंटेशन जरूरी है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की चीजें सीखने की, कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखने की जरूरत है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन वो दिव्यांगजनों को बताना, दिव्यांगजनों को सिखाना, ये बहुत आवश्यक है। तो उसकी शुरुआत अगर आज इस वेबिनार से हम सभी जितने प्रोफेशनल जुड़े हैं वो प्रण करेंगे कि सभी लोग, हम लोग मिलके जो चुनौती आ खड़ी हुई है इस कोविड पैंडेमिक के पर्सपेक्टिव से, वो हम सभी मिलके उसका सामना बिल्कुल एडॉप्टेड तरीके से, एडवांस्ड तरीके से, अपडेटेड तरीके से करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हम सभी को पता है कि 2016 में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लेकर आई है, जो ऐसा हॉलिस्टिक एक्ट है जो पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है। पूरी दुनिया में जब आप अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे, वहां के प्रोफेशनल से बात करेंगे, मैं आज तक जितने भी लोगों से बात करता हूँ अलग अलग देश के लोगों से, वो सभी एक बात की सराहना जरूर करते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जैसा हॉलिस्टिक एक्ट दुनिया में बहुत कम देशों में है, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को उदाहरण लेके अपने यहाँ उस तरह का एक्ट बनाने की प्रक्रिया में है, उसको लीगलाइज करने की प्रक्रिया में है। उसके साथ साथ हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप लोग इंटरनेट पे पढ़ें, उसको भी भारत ने रेटिफाई किया है 2030। उसके पर्सपेक्टिव में ये हम लोगों को सोचना है कि, और इस पैंडेमिक, ये जो पैंडेमिक आ गया कोविड, उसके पर्सपेक्टिव में ये हम लोगों को सोचना है, हम लोगों को विचार करना है, और हम लोगों को एक कॉन्क्रीट जंक्शन पे पहुंचना है कि अब इंक्लूजन का स्वरूप कैसा होगा। अब दिव्यांगजनों की समावेशन की जो प्रक्रिया थी, उनको मेन स्ट्रीम करने की जो प्रक्रिया थी, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसकी दिशा कैसी होगी, और हम सबको मिलकर तय करना है। इसकी कोई किताब नहीं है, इसकी कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन कहीं अवेलेबल नहीं है। हम जितने प्रोफेशनल हैं,
हम सभी को मिलके, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेक्टर को मिलके आने वाले समय के लिए किस तरह के उपागम अपनाने हैं उस पर विचार करना होगा। और एक पैरेलल धारा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, दिव्यांगजनों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, उनके अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, हम रिहैब प्रोफेशनल के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम सबको एक नई पैरेलल धारा बनानी होगी कि मेंटल हेल्थ पे भी हम बात करें और उनके दिव्यांगजनों के इंक्लूजन पे भी हम बात करें, और जो हमारे सामने पैंडेमिक का ये घोर संकट है उसको देखते हुए क्या नए अप्रोचेस बनाने हैं और दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति हम सबको जागरूक रहना है। और जितने भी ये एक्ट आए हुए हैं उनके जो क्लॉजेस हैं जिनको हम जान के दिव्यांगजनों, उनके अभिभावकों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, उस सबकी हमें जानकारी रखनी बहुत आवश्यक है। मैं आप सब लोगों को बताऊं कि मैं बहुत सारे प्रोफेशनल से मेरा इंटरेक्शन होता है, अलग अलग फोरम पे इंटरेक्शन होता है, कभी किसी इंटरव्यू में होता है, कभी किसी परीक्षा में होता है, कभी किसी मीटिंग में होता है। हम और आप सब लोग भी सहमत होंगे कि हमारी जो रेडीनेस है, हमारी जो तत्परता है, हमारी जो तैयारी है, वो आने वाले समय को लेके थोड़ा कमजोर सी दिख रही है। उस तैयारी को धार देने के लिए अब हम सबको एक अपडेटेड समाज के निर्माण की जरूरत है, और हम सब को सोचकर कुछ ना कुछ ऐसी युक्तियां समाज को देनी है, कुछ ना कुछ ऐसा उपागम समाज को देना है जिससे हम लोग आने वाले समय में अच्छे से एक समावेशी समाज बना सकें। आज के कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य वक्ता है अशोक द्विवेदी साहब, वो भी जुड़ गए हैं। मैं उनका भी सीआरसी गोरखपुर की ओर से और हमारे दोनों जो आज के पार्टनर संस्थाएं हैं उन दोनों की तरफ से फिर से स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि आज बहुत सार्थक वार्ता होगी, और आप जितने पार्टिसिपेंट आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सब अशोक जी के उद्बोधन से लाभान्वित होंगे। मेरी फिर से आप लोगों से एक ही विनती है, आप जितने प्रोफेशनल हैं, आप सब लोगों से एक ही विनती है कि आने वाले समय को लेकर, आने वाले जो परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी या जो चेंजेस आ गए हैं कोविड को लेकर, उसमें इंक्लूजन का स्वरूप क्या होगा, दिव्यांगजनों को किस तरह के और नए अधिकारों की जरूरत होगी, और किस तरीके से एक स्वस्थ समाज, एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड समाज, एक एक्सेसिबल समाज हम बना सकते हैं। एक ऐसी मेन स्ट्रीम धारा की शुरुआत करनी होगी जो पहले से भिन्न है, जो पहले से अलग है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने अपना महनीय समय और महनीय उद्बोधन दिया। आदरणीय सर ने बताया कि कोविड-19 ने हमें यह सीख दी है कि तकनीकी रूप पर विशेष शिक्षकों को और विशेष शिक्षा में कार्य कर रहे सभी विशेष प्रभुत्वों को, व्यक्तित्वों को और अधिक सशक्त होना है, जिससे हम आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियों से कैसे निजात पाए, हम ऐसी परिस्थितियों को कैसे तकनीकी की सहायता से उसके निदान की तरफ बढ़ के उसकी सीमाओं को काट पाए और एक ऐसी लकीर खींचे जो सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर के देशों के लिए भी एक ऐसी लंबी लाइन बने जिसको देख करके सभी को सीखने का अवसर मिले। आदरणीय सर ने बताया कई देश ऐसे हैं जो इस बात को वैश्विक स्तर पर स्वीकार कर रहे हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक ऐसा कानून है कि अगर पूरे मनोयोग से सरकार और यहां रहने वाले व्यक्तित्व उसको पूरी तरीके से अगर इंप्लीमेंट कर दे, धरातल पे ला दे, तो एक ऐसा स्वर्ग स्वरूप भारत बन जाएगा जो दिव्यांग जनों के लिए एक ऐसी बगिया होगी जिसमें दिव्यांग पुष्प की भांति पल्लवित और पुष्पित होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय सर आपका कि आज आपने एक हमें रोड मैप और एक नई ऊर्जा के संचार हेतु एक स्वरूपात्मक विधि दी। अब मैं आमंत्रित करता हूं दिव्यांगजनों के लिए रोल मॉडल और अपना महनीय उद्बोधन प्रदान करने वाले, समय समय पर दिव्यांगजनों के हितों के लिए सरकारी तंत्र हो अथवा
प्राइवेट सेक्टर का कोई तंत्र हो, सभी तंत्रों से अपने अपने स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाले यशस्वी एडवोकेट श्री अशोक कुमार द्विवेदी सर, वरिष्ठ समाज सेवक, दिव्यांग जनों के लिए वरिष्ठ एक्टिविस्ट एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न कमेटियों में अपनी उपयोगिता, अपनी संलिप्तता और अपनी महंगीय जो भागीदारी है आपके द्वारा दी जा रही है। आप हम जैसे दिव्यांग जनों के लिए रोल मॉडल है। आप ही वह व्यक्तित्व है जो एक मैराथन वक्तव्य को आज पूर्ण कर रहे हैं। मैं अपने इस पटल को बताना चाहूंगा, आदरणीय द्विवेदी सर 2 से 3 अभी प्रेस क्लब का कार्यक्रम फैजाबाद में पूरा किए हैं, 3 से 4 सीआरसी गोरखपुर का कार्यक्रम अभी पूरा किए हैं और इस कार्यक्रम में समय पहुंच करके अपना महनीय उद्बोधन देने के लिए हमारे बीच है। हमारे सभी विशेष शिक्षकों को ऐसे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार कैसे रहा जाए, प्रत्येक परिस्थिति के लिए अपने को सजोया कैसे जाए, संवारा कैसे जाए, इन्हीं व्यक्तित्वों को देखकर, इनके कृतित्वों को देखकर सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी बड़े भाई साहब को कि वे आए और आज हमें एक नए सवेरे के लिए किस ओर देखना है, एक ऐसे रोड मैप की चर्चा करें हमारे बीच कि हमारा एक नया पुष्पित बगिया कैसे तैयार हो, हमारा विशेष शिक्षा कैसे उत्कृष्टता की तरफ चले और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को कैसे हम सशक्तिकृत करें। आदरणीय अशोक कुमार द्विवेदी सर। सभी को वंदन, अभिनंदन, स्वागत। क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? सादर प्रणाम सर, आवाज आ रही है? थैंक यू। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय। जय। अयोध्या की धरती से आप सभी प्रतिभागियों का, गणमान्य नागरिकों का, श्रीमान नागेश जी RSVI और श्रीमान नसीम भाई अमरोहा से सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस, अगर हम भारत की भाषा में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस के साथ साथ अधिवक्ता दिवस की भी असीम और अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, भाषण देना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब चौक की बात चौके में करनी पड़ती है तो सबके बूते की बात नहीं होती है। आपको याद होगा रामचरितमानस का नाम सबने सुना होगा। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना होता है। कैकेयी अपने भवन में बुलाती हैं, दशरथ जी पीड़ा से कराह रहे होते हैं। दशरथ जी राम जी से कहते हैं, राम तुम मुझे बंदी बना लो, तुम मुझे, चूंकि तुम योग्य हो, वीर हो, संयमी हो, धैर्यवान हो, तुम जैसे राजा की जरूरत अयोध्या को है, राज्य भर तुम संभालो। परंतु राम का उत्तर क्या होता है? राम कहते हैं, मैंने जिस कुल संस्कार देश में जन्म लिया है, जिस गुरुकुल में पढ़ा है, वहां पर हमको इस तरह संस्कार ही नहीं दिए गए हैं। जिस संस्कृति से हम हैं, भारत में हम हैं, ऐसी परंपरा नहीं है, हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते। इसलिए जो निर्णय हुआ है, माँ का आदेश है, मैं 14 वर्ष के लिए जंगल का राज्य भोगूंगा। ये नहीं कहते वनवास भोगूंगा, बोलते जंगल का राज्य भोगूंगा। बिल्कुल उसी तरह से आज जो परिस्थिति है, अगर हम पूर्व काल में जाएं और वहां से विषय विवेचन करते हुए
राम राज्य के साथ मुगल शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल, और इस बीच में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस बीच का कालखंड भी हम अगर समीक्षात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से सोचें तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि नैतिकता का ह्रास हुआ है, शिक्षा का ह्रास हुआ है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि हम गुलाम थे और गुलामी के कारण ऐसा नहीं कि सारे कुछ संसाधन हमारे खत्म हो गए थे, हम बहुत कुछ आज़ादी के बाद कर सकते थे, लेकिन विजन होना चाहिए। अब जैसा रमेश जी भाई साहब ने कहा, दोनों संस्थाओं के संयोजन की बात करी, एक ज्योग्राफिकल इंक्लूजन की बात करी, बिल्कुल उसी तरह से दिव्यांगजन के लिए भी लागू होता है। हम जब अधिकार की बात करते हैं तो एक शब्द आता है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप उसके योग्य तो बनिए ना, फिर आप इच्छा कीजिए। जब योग्य नहीं रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, यहां तक कि घर में भी सम्मान नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप देखते हैं प्रत्येक घर में जब आप जाते हैं और कोई दिव्यांगजन बच्चा है, दिव्यांगजन भाई है, या गांव के लोग क्या बोलते हैं, वो भाषा में यहां इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन विवशता है। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर उसको नहीं इस्तेमाल करूंगा तो संकल्प लोग नहीं ले पाएंगे, इसलिए जागरूकता नहीं आ पाएगी, एडवोकेसी की जरूरत है। इसलिए उस भाषा को मैं बर्बटम यूज कर रहा हूं। आप जब कहीं निकलते हैं, किसी को बुलाते हैं, अगर वो दिव्यांग है पैर से, तो उसको लंगड़ा कह के बुलाते हैं। दृष्टिहीन है, चक्षुविहीन है, उसको हम सूरदास कह के बुलाते हैं। कभी हमने सोचा है अपने बारे में, क्या हमारी दृष्टि हमेशा ऐसे ही रहेगी? हमारी उम्र कभी ऐसी ढलेगी नहीं क्या? फिर हम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? जो हमको नहीं पसंद है वो दूसरे के लिए हम क्यों उपयोग कर रहे हैं? ये सेल्फ एडवोकेसी का सब्जेक्ट है, और यही विषय अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर हमको चिंतन मंथन के साथ, सोचने के साथ साथ एक संकल्प लेने की आवश्यकता पड़ेगी। एक दिन ये दिवस निकल जाएगा, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या होगा? तो सोचा है हमने? हमको निरंतर उस गति से चलते रहना पड़ेगा जिस तरह से कछुआ और खरगोश की कहानी में कछुआ चलता रहता है, खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। उस कौवे की तरह से हमको प्रयास करते रहने पड़ेंगे। जब ग्रीष्म काल में वह पानी की प्यास से तड़प रहा होता है, एक एक कंकड़ ला के डालता है, पानी ऊपर आता है, फिर अपनी प्यास बुझाता है। यही वो दिन हुआ जब आज आजादी के बाद लगातार दिव्यांगजन संघर्ष किया, मर्यादित ढंग से भी, लोकतांत्रिक ढंग से भी। तब जाकर के आपने देखा कि 1995 का एक्ट आया, और 1995 का जो एक्ट आया उसकी लाइट में फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कितनी कमियां उसमें थी। फिर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया, नई शिक्षा नीति भी आ गई है। क्योंकि इसमें हमारे साथ बहुत सारे जो बंधु जुड़े हैं वह स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। स्पेशल एजुकेशन वो क्षेत्र है जिसका दिव्यांगजन के लिए, दिव्यांगजन के पुनर्वास के लिए, इंक्लूजन के लिए, समाज के सुधार के लिए वही स्थान है जो किसी दीवार में, किसी भवन की नींव की ईंट का होता है। अब हम नई शिक्षा नीति की जब चर्चा करते हैं तो नई शिक्षा नीति, उसका जब प्रियम्बल हम पढ़ते हैं और साथ ही उसके चैप्टर्स हैं 4 से 15, उनको जब पढ़ते हैं तो देखते हैं एक न्यू विजन है। आप जानते हैं बहुत सारे हमारे जो स्पेशल एजुकेटर बंधु हैं वे कहते थे कि नहीं अब तो सारा चौपट हो जाएगा। नहीं, आप जब उसको देखेंगे तो आपके लिए स्वर्णिम भविष्य वहां आपका इंतजार कर रहा है। मैकाले की शिक्षा पद्धति जो आपको हानि पहुंचा रही थी वह आपको नए रास्ते पर ले जा रही है। हर देश की अपनी अलग परिस्थिति होती है, हर देश काल परिस्थिति में हमें अपने को शिक्षा के ढंग से अपने को सुधार करना होता है, तभी हम समाज को समावेशी बना सकते हैं। अब यहां पर एक खास बात, जैसा भी रमेश जी भाई साहब ने कहा, कोविड-19 का काल चल रहा है, पोस्ट कोविड-19, प्री कोविड-19।
लेकिन पोस्ट और प्री, इसके बीच का जो समय गया वो तो निकल गया। फ्यूचर हमारा कैसा होगा? अगर हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को देखें तो एक एक पॉइंट पर एक एक बात वहां क्लियर है, स्पष्ट है। फिर अब जरूरत कहां है, बाधा कहां है? बाधा वहां है कि हमें जो राजनीतिज्ञ हैं, जो कानून बनाते हैं, असेंबली में है, पार्लियामेंट में है, उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। उनको जो हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं, जो विशेष शिक्षक हैं, मैंने बताया उनकी भूमिका नींव की ईंट की तरह से है। उनकी पहुंच विद्यालय के माध्यम से, उस बच्चे के माध्यम से परिवार तक होती है, और जब परिवार तक होती है तो वह परिवार कहीं ना कहीं और जुड़ा हुआ होता है। तो एक बृहद रूप में हम अपनी बात रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अभी नहीं, इसके लिए हमें क्या करना? हमें स्वयं को जागरूक होना है, हमें स्वयं को परिपक्व रखना है। यह परिपक्वता आएगी कैसे? जब हम खुद भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का एक बार अध्ययन कर लेंगे उत्तर प्रदेश के परिवेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्कशॉप हो रही है, वेबिनार हो रहा है। यहां पर क्या दिक्कतें हैं? जैसे अभी जब यही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ेंगे आप, तो जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, मणिपुर जाएंगे, तो वहां पर जो रूल्स बन रहे हैं वो डिफरेंट आएंगे। जैसे असम का रूल आपने देखा होगा, अभी फाइनल ड्राफ्ट हो गया है, नोटिफाइड नहीं हुआ है। वहां पर जो ड्राफ्ट बन के आए हैं रूल्स में, जो सीएए में सिटीजनशिप का इशू था, उसको भी उन्होंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। दिव्यांगजन के लिए नागरिकता का प्रश्न कैसे आएगा? यानी वहां का जो गांव का प्रधान है वो भी अगर लिख के दे देगा तो भी उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या और जो फैसिलिटीज हैं वो आगे उससे प्रोसेस में आ जाएंगे। वहां की दिक्कत थी। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, उसको हमें देखने की जरूरत है। अब स्पेशल एजुकेशन में क्या देखने की जरूरत है हमको? क्योंकि सारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर जुड़े हैं, इसलिए मैं उस विषय को ले रहा हूं। स्पेशल एजुकेटर को आगे पास मानसिक मंदिर भी आता है, आपके पास जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है वो भी आता है। कुछ लोग, अभी मैं पढ़ रहा था एक दिन, वो एक एग्जाम्पल देते हैं, घोड़े और गधे को एक वो बनाते हैं चित्र बना के, और कहते हैं दोनों एक साथ कैसे चल पाएंगे। उत्तर प्रदेश में कानपुर विश्वविद्यालय है, वहां के एक वरिष्ठ विद्वान हैं, अभी हाल में उन्होंने एक सभा में कहा था कि दिव्यांगजन सामान्य जन की बराबरी कर ही नहीं सकते, वो इसमें उनमें योग्यता ही नहीं है। जब वो इस ढंग से उनकी सोच है, तो मैं तो समझता हूं कि वो शिक्षाविद भले हो सकते हैं, संभ्रांत नागरिक हो सकते हैं, किसी पद पर आसीन हो सकते हैं, यह अलग विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मानसिक विकृति के शिकार हैं, और यही विकृति जो होती है, देखने में बिल्कुल ठीक है, सम्मानित पद पर है, लेकिन ये विकृति है, इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा, कौन एसेस करेगा? इसकी भी परिभाषा हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दी गई है। वो अपने को मानने को तैयार नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे आप देखते हैं एचआईवी और एड्स, आप देख रहे हैं क्या स्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो कानून आया, अभी आप देखेंगे जब दिव्यांगजन घर में होता है या समाज में होता है, और खास तौर से जो हमारे दृष्टिबाधित बंधु हैं, जो हमारे डिफेंड जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ऐसे बंधु हैं, या जो ऐसे बंधु हैं बिल्कुल से किसी और पर आश्रित हैं, कुछ भी अपनी दैनिक दिनचर्या भी करने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के साथ जब उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो ये सिर्फ कहने की बात होती है, सिर्फ घर से ही होता है। बाहर से भी बहुत सारे लोग मौके की तलाश में ऐसे होते हैं। जब माँ बाप घर से बाहर चले जाते हैं, तब वो इसका शिकार होती है या होते हैं, और तब जो एचआईवी और एड्स है उनको भी संक्रमित कर देता है। हमारे स्पेशल एजुकेटर को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो संस्थाएं हैं बहुत बड़ा रोल इसमें अदा कर सकती हैं इसको रोकने के लिए। साथ ही बात यही नहीं है, बात इससे और भी आगे जाइए। हमारे आपके समाज में देखिए, रावण दरिंदा कहीं बन के नहीं आता, हमारे आपके बीच में ही होते हैं। हम आप उनको पहचान नहीं पाते, हमको आपको उनको असेस करने की जरूरत है, पहचान करने की जरूरत है। बिल्कुल इस तरह से विश्वास में नहीं डूब जाना है कि नहीं रह रहे तो ऐसा हो नहीं सकता।
अभी आपने देखा होगा, आप किसी भी जिले में चले जाओ, आप हर जगह आपको HIV काउंसलिंग सेंटर मिलेगा। उस जो काउंसलिंग सेंटर में जब आप जाते हैं तो क्या आपको कभी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिला? क्या आपको VI के लिए जो साथ में गाइड जाता है, क्या उनको वहां जो बैठने की अनुमति है, क्या उसकी राइट टू प्राइवेसी बनी रहती है? नहीं बनी रहती है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर अगर जो हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं उनकी भूमिका आती है, यहां पर उनकी भूमिका इस सेंस में आती है कि जिस जिले में है, क्योंकि ये जो दिव्यांगजन का काम है ना, किसी एक का काम नहीं है, प्रशासन, समाज, संस्थाएं, दिव्यांगजन परिवार, ये सबका मिला जुला जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। कानून लाख बन के चले आए, आज भी आप देख तो रहे हो, RPWD एक्ट आ गया है, जरा कोई बता अधिकारी से मिलने गया तो उन अधिकारी महोदय ने, बड़े अधिकारी हैं, तो उन अधिकारी महोदय कहा कि हमसे मिलने की क्या जरूरत है, आप फलां से मिल लीजिए। मैंने कहा आपसे मिलने की जरूरत इसलिए है कि मैं सिर्फ एक जिले की बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। पुलिस पर्सनल जितने भी हैं वो सेंसिटाइज नहीं है दिव्यांगजन के प्रति। दिव्यांगजन जब जाता है तो उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती। जब सामान्य जन की FIR दर्ज करने में उनको हिचक होती है, तरह तरह से उसमें लेखुनाज निकालते हैं और फिर क्या क्या होता है आप सब लोग परिचित हैं, तो दिव्यांगजन की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जो जेन्युइन केसेस जाते हैं दिव्यांगजन के, उसकी भी FIR दर्ज करने से वो कतराते हैं। और अगर FIR दर्ज भी कर लिया तो क्या करते हैं, 323, 504, 506, यानी जो भारतीय दंड विधान है सिर्फ वहीं तक, क्या जो अपराध है भारतीय दंड विधान में वहीं तक सीमित रहते हैं। लेकिन RPWD एक्ट जो सेक्शन 92 बोलता है, सेक्शन 89 बोलता है, सेक्शन 90, 91 बोलता है, उसकी कोई चर्चा नहीं करते। जबकि अगर SC/ST की बात आ जाए तो वहां पर तुरंत लिखते हैं 323, 504, 506, रीड विद सेक्शन 3110, 31 जो भी क्लास आता है उसको लिख देते हैं, रीड विद SC/ST। यहां क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं होना चाहिए? दिव्यांगजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? सिर्फ और सिर्फ जैसे एडवोकेसी की हम बात कर रहे हैं, उसका लैक ऑफ है। कौन करने आएगा? हमारे जो एडवोकेट बंधु हैं अभी वो भी फुल्ली एडवोकेटेड नहीं है, क्योंकि जो मुकदमा आता है उस मुकदमे में उनको रह जाना होता है। अभी हम सियासी गोरखपुर चर्चा कर रहे हैं तो वहां भी हमने एक चर्चा किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में विशिष्ट न्यायालय घोषित हो चुके हैं, ADJ 7 की कोर्ट है, लेकिन अभी जज साहब को नहीं पता है कि हाँ मैं विशिष्ट न्यायालय हूं क्या। शासनादेश जारी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, नहीं। विधिक साक्षरता प्राधिकरण है, मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने एक मैटर डाला कि यहां पर उसको लीगल अथॉरिटी सेल से सहयोग की जरूरत है, उनको मालूम ही नहीं है, काम खत्म कर दिया, वहीं पे रिजेक्टेड। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि अभी जो जरूरत है सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक, एडवोकेट्स को भी, डॉक्टर्स को भी आप देख रहे हैं उनकी सर्टिफिकेट जारी नहीं होती है, लेकिन जो गैर दिव्यांगजन बंद के चली आती है। अब जब घर पे सर्टिफिकेट चली आती है तो आप सोच सकते हैं दिव्यांगजन की हालत क्या होगी, मोबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब यहां पर जो हमें करना है, RPWD एक्ट, क्योंकि दिव्यांगजन की हम जब भी बात करते हैं सबसे पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात आती है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और उसके लिए फिर हमें क्या करना? अभी आपका 2016 का एक्ट आ गया है, 1995 की एक्ट की लाइट में आप CP जानते हैं, सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी जो होता है उसमें जो एक कैटेगरी बनी हुई है उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब क्या करते हैं, असेसमेंट किया, 2 साल के लिए टेम्पोररी बनाया, प्रोग्रेसिव बनाया, और प्रोग्रेसिव बनाने के बाद जब वो दोबारा असेसमेंट में गया उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं बन सकता। अब 1995 की एक्ट में अपील की प्रोविजन तो थी नहीं, वो व्यक्ति अब कहां जाए? 2016 का एक्ट आया, रूल्स आ गए, इसमें अपील की प्रोविजन हो गई कि अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपकी बनी नहीं बनी,
एक्सेसिबिलिटी कम किया, परसेंटेज कम दिया, तो आप जो बोर्ड आपको सर्टिफिकेट जारी करता है उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। अपील को कहां करेंगे? चूंकि सीएमओ का बोर्ड होता है, उसके 1 रैंक एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, निदेशक होते हैं मंडलीय, आप उनके यहां अपील कर सकते हैं विदिन 30 डेज। अब यहां पर सवाल आता है, जो 1995 का एक्ट था जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को बनाने के लिए मना कर दिया, अब वो कहां जाए? लिमिटेशन मिलेगी नहीं, 30 दिन का टाइम निकल गया। अब यहां पर जो हमारे दिव्यांगजन बंधु हैं उनके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है वो सीपीडी कोर्ट में जाएं। सीपीडी कोर्ट में जाने के लिए यानी कमिश्नर कोर्ट में जाने के लिए वहां ये होता है साहब आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले होनी चाहिए, तब वो इंटरटेन करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बनता है? आप जो अपीली अधिकारी उनके पास जाएं, वो कहेंगे साहब ये तो 1995 के एक्ट के तहत मामला है, इसको हम कैसे सुन ले, हम नहीं सुन पाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट मैंडेमस जारी करेगा, तो उसके सामने जब काउंटर लगाने जाएंगे तो वहां भी यही बात कहेंगे वो। तो इसमें हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? तो यहां पर जितने भी विशेष शिक्षक बंधु हैं उनके खास जानकारी के लिए बात मैं लेके आया हूं कि आपने जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ा है या पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 पढ़ा है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई गतिविधि, कोई प्रक्रिया या कोई डिसीजन हुआ है उस एक्ट के अधीन, तो वह जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है इसके अधीन वो समाप्त, इनवैलिड या गड़बड़ नहीं हो जाएगी। अब यहां पर जो स्थिति बनती है, आप जब जाते हैं, चूंकि दिव्यांगजन बंधु होते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इशू आता है, तो वहां पर आपको क्या करना है? आपको उनके पास जाके अपील करनी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन, और उसमें ये मेंशन करते हुए करना है कि चूंकि उसमें ये लाइन लिखी हुई ये सेक्शन है, इस सेक्शन की लाइट में ड्राफ्ट करके आपको सुनवाई होगी और फिर से आपका असेसमेंट होगा। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। अभी फिर बताता हूं कि जितने भी भारत में कानून बने हैं यह शैशवावस्था में है, अभी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है और बहुत कुछ डिपेंड करता है स्टेट पर। चूंकि डिसेबिलिटी स्टेट का सब्जेक्ट होता है, सेंटर ने अपना काम करके दे दिया, स्टेट्स जो बहुत आगे थी उन्होंने कर दिया, लेकिन अब स्टेट पर हम प्रेशर कैसे बनाएं? इसके लिए कोई तीसरा नहीं आएगा। जब हमारे स्पेशल एजुकेटर बंधु आते हैं, विशेष शिक्षक बंधु, और वो कहते हैं कि हमको इस तरह से चाहिए, नौकरियां चाहिए, तो नौकरी किसके लिए चाहिए? दिव्यांगजन के लिए चाहिए। और जब सर्टिफिकेट ही नहीं बनी, वो दिव्यांगजन कहां से आएगा आपके पास? इसलिए अभी जो स्थिति है, आपको दिव्यांगजन के बारे में सर्टिफिकेट कैसे बनेगी, उनको लाभ कैसे मिलेंगे, स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ये सब कैसे स्कॉलरशिप मिलेंगे, कैसे रिहेबिलिटेट होंगे, ये आपको तय करना है, समाज को तय करना है, माँ बाप को तय करना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि जब हम अपना विकास करते हैं तो हमें उस दिव्यांगजन की ओर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दिव्यांगजन जो होते हैं कहीं अलग से बन के नहीं आए हैं। हमारी आपके बीच में ही दिव्यांगजन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सड़क पर चल रहे हो तो दुर्घटना हो जाती है, रैपिड दिव्यांगता आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दांत टूट गया तब दिव्यांग हो गए। कुछ लोग बुढ़ापे के नाते पार्किंसन डिजीज हो गया, हाथ कांपने लगे तब वो दिव्यांग हो गए। तो जो ऐसे लोग आ रहे हैं इनके लिए असेसमेंट की प्रक्रिया जारी हो गई, 2018 में जारी हो गई है। हमें उसको इंप्लीमेंट करवाना चाहिए बोर्ड से। हाँ, जिले में कुछ दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी तो बहुत अच्छे बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो ऐसे हैं उनको इससे मतलब नहीं है काम क्या हो रहा है। उनको बचपन डे केयर में नियुक्ति कहाँ करनी है, किसकी नियुक्ति करनी है, कैसे करनी है, उनका अपना अलग मामला चलता रहता है। यानी उनका ध्यान करप्शन पे ही ज्यादा रहता है। सामान खरीदा जाएगा उसमें कहां से क्या होगा। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसको स्पेशल एजुकेटर, दिव्यांगजन, उनके परिवार के लोग, समाज के लोग ही मिलकर ही दूर कर सकते हैं। वरना जो ये करप्शन का घुन लगा हुआ है, स्पेशल एजुकेटर कभी पनप नहीं पाएगा। और जो इसमें फील्ड में आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिव्यांगजन रिहेबिलिटेट नहीं हो पाएंगे। और यही नहीं, जरा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अभी चाहे आप आगरा देख लो, चाहे आप जो सीबीएस या जो सीबीएसई के कॉलेजेस हैं इनको देख लो, दिव्यांगजन जब जाता है इनका एडमिशन नहीं होता। सीधे बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ तो स्पेशल एजुकेटर नहीं है, हमारे यहाँ वो मेंटल हेल्थ केयर का कोई आदमी नहीं, हम कैसे करेंगे। आप उनको सीधे बताइए, सेंट्रल एक्ट है ड्यूटीज ऑफ इंस्टीट्यूट,
साफ साफ आरपीडब्ल्यू एक्ट में मेंशन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस पर गाइडलाइन जारी किया हुआ है, उनको फॉलो करना पड़ेगा वरना उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। तो स्पेशल एजुकेटर को सीबीएसई के स्कूलों में भी ये सब देखना चाहिए। मुझे लगता है 16:48 से 5 बजे ही कार्यक्रम संपन्न होना है, इसलिए मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं खींचते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस के और साथ ही अधिवक्ता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। लेकिन इस संकल्प के साथ आप आगे आइए, भगवान राम की नगरी से तुलसीदास जी की उस चौपाई को ध्यान में रखते हुए आगे आइए। सीए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो आत्मा हम में है वही आत्मा उस दिव्यांगजन में भी है। जब हम ऐसा करके 2.5 अक्षर प्रेम का लेकर आगे बढ़ेंगे तो दिव्यांगजन भी समाज के अंग होंगे, इंक्लूसिव सोसाइटी होगी, जाति भेद, रंग भेद, समानता असमानता सब खत्म हो जाएगी। और तभी आप देखेंगे वास्तव में भारत माता तभी वैभव को प्राप्त हो पाएगी, तभी हमारा भारत सशक्त हो पाएगा, तभी हमारा जो नारा है सक्षम भारत समर्थ भारत वो भी सार्थक हो पाएगा। इसी के साथ श्रीमान नागेश जी का, श्रीमान रमेश जी का, श्रीमान नसीम जी का और सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने हमें ध्यान से सुना है, धैर्यपूर्वक सुना है, हमारी कुछ बातें कड़वी भी लगी होंगी उसको भी अपने में धारण किया है, इन सभी बातों के साथ सबसे क्षमा प्रार्थी होते हुए विलंब से जुड़ा मैं सबका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। और आज के दिवस की नहीं, मैं अनंत काल तक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस सिर्फ एक दिन का ना रहे, लगातार संकल्पित होकर हम उस सेवा क्षेत्र में जहां हैं उसको सेवा नहीं एक मिशन बना लें, सहयोग नहीं सेवा का क्षेत्र बना लें। फिर हम देखेंगे हम खुशहाल होंगे, परिवार खुशहाल होगा, अगल बगल के लोग खुशहाल होंगे। और जब वातावरण खुशहाली का होता है तो अपने आप हम निरोग रहते हुए समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज के अपने महनीय उद्बोधन में एक रोड मैप के रूप में आपने बताया कि हमें दिव्यांगजनों के हितार्थ एक मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। 21वीं सदी में 2021 का सवेरा जब हम देखेंगे, उस दौर में प्रत्येक युवा जो भारत की शक्ति का एक समूलक बिंदु है, विश्व जिस ओर निहार रहा है, उस युवा वर्ग को मिशन मोड में आकर दिव्यांगजनों को भी समाजोपयोगी बनाते हुए समाज के हितों के लिए उन्हें तैयार करना होगा। इसका उदाहरण अगर मैं सर की बात को ही अगर कहते हुए, जैसे सर ने निर्दिष्ट किया, एक उदाहरण हमारे सामने रखा कि मिशन मोड में आए, तो मिशन मोड में आने के बाद हमारे सामने परिस्थिति क्या उत्पन्न होगी। हम देख सकते हैं जितने भी मिशनरी स्कूल्स हैं, ऐसे मिशनरी स्कूल जो प्रारंभ में दिव्यांगजनों के हितार्थ काम करना प्रारंभ किए थे, ऐसे मिशनरी स्कूलों में अगर आप जाएंगे तो मैं क्षमा याचना के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं से कहीं अधिक अच्छी व्यवस्था देखने को वहां मिलेगी। और वहां कोई कानून दिखा करके रैंप नहीं बनवाना पड़ता। वहां सिस्टर या फादर्स जो होते हैं वे खुद ही बिल्डिंग के निर्माण के समय ही इन सारी चीजों पर, इन सारे बिंदुओं पर अपने अपने मत, अपने अपने विचार रख चुके हो। तो सर ने हमें इस ओर निर्देशित किया है कि जब भी हम किसी नए संस्थान के निर्माणिक काल को देखें, किसी संस्थान के कुशल संचालन के लिए जो वहां संचालक है उनके सैनिटाइजेशन को देखें, तो प्रत्येक पक्ष पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, आने जाने की व्यवस्था, उनको समूल विकसित करने के लिए माहौल उपलब्ध कराने की व्यवस्था तथा समाज में उनका कुशल समायोजन करने की व्यवस्था को हमें देखना हो। सर ने आज हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया, बहुत से शारीरिक शोषण भी हमारे बेटे बेटियों के साथ, हमारे दिव्यांग बहन बेटियों के साथ सुनाई देते हैं, और कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में उसका कारण अवश्य सेंसिटाइजेशन का न होना या लोगों को जागरूक न कर पाना हो। मैं यहां उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा, अनेक कार्यक्रमों के कारण मैं अधिकतम यात्राओं में रहता हूं। कोविड-19 काल को छोड़ दे, मैं देखता हूं हमारी बहन बेटियां
जब बसों में यात्रा करने के लिए, ट्रेन में यात्रा करने के लिए प्लेटफॉर्म पे आती हैं, कई ऐसी बेटियां होती हैं जो दो पैरों से दिव्यांग होती हैं, एक हाथ से दिव्यांग होती हैं, दोनों हाथों से दिव्यांग होती हैं। वो आकर के गेट पे जब खड़ी हो जाती है तो अशाब्दिक वो ये कहना चाहती है कि कोई एक मेरा भाई खड़ा हो और मुझे मदद करके बस में कोई एक सीट पर बैठा दे। लेकिन तब आंख में अश्रुपात होने की परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि हमारी बिटिया, दोनों पैरों से दिव्यांग बिटिया जब किसी तरीके से बस में अपने को चढ़ाती है और दिव्यांग सीट पर बैठे हुए जो ढपोर संख महाराज होते हैं वे भी सीट को खाली करने को जब तैयार नहीं होते हैं, उन्हें भी बताना पड़ता है, यह दिव्यांगजनों के लिए शब्द है, तो बड़ा दुखद होता है। ये एरिया दिव्यांगजनों के लिए है तो बड़ा दुखद होता है। क्या हम इस ओर तक भी नहीं पहुंच पाए? क्या हम 2021 आ गया और हम लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक नहीं कर पाए? हम ऐसी कौन सी परिस्थिति को तैयार कर देते हैं? दिव्यांगजनों के लिए हमारा जो सहयोग होना चाहिए, सहयोग तो कर नहीं पाते, विरोध की परिस्थिति खड़ी करते हैं। क्या यह हमारा नैतिक दायित्व तो नहीं है जब हम कार्यालय की तरफ चले, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में या हमारे शहर में, हमारे मार्ग में कोई वृद्धजन, कोई दिव्यांगजन दिखाई दे, हम उसके गंतव्य मार्ग तक, नहीं तो जहां तक हम जा रहे हैं वहां तक हम उसे कहें कि आओ मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे साथ चलो, हम वहां तक आपको पहुंचा दे। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो सर ने जो बात कही कि भगवान श्री राम का वह शब्द चरितार्थ हो जाएगा कि जब वनागमन की परिस्थिति मिलेगी उसको भी सुखद दृष्टि से देखा जाएगा। जब मैं पहले ही कार्यक्रम के प्रारंभ में ही इस बात की चर्चा कर रहा था कि 100 करोड़ का देश और 3 करोड़ की आबादी को सशक्तिकृत नहीं कर पा रहा है, कहीं न कहीं 97 करोड़ लोगों की ऐसी सोच नहीं बन पा रही है या हम नहीं बना पा रहे हैं। अन्यथा एक एक की भी मदद करने की जरूरत नहीं है, 30 एक की मदद कर दे तो भी हम सशक्तिकृत हो जाए, हम आनंदित हो जाए। ये जरूरत है, आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। जब हम अपने एरिया में किसी दिव्यांगजन को देखें तो किसी की राह न जो है उसकी मदद करने के लिए, और मदद भी कैसी, पकड़ के एक जगह पहुंचा देने की नहीं, मदद भी कैसी 10 रुपए दे देने की नहीं, उसके उज्जवल भविष्य को सजाने की, संवारने की, उसे शिक्षित करने की। और ऐसा हो रहा है बहुत से दिव्यांगता के क्षेत्र में, समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोग पेपर में पढ़ते हैं, हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, या हम तो उनसे व्यक्तिगत मिलते भी हैं, देखते हैं, वो अलग अलग स्थान पर जाकर झुकी झोपड़ियों में जाकर पढ़ाते हैं बच्चे, पढ़ा करके किसी तरीके से उनका शैक्षणिक उन्नयन करते हैं। कहीं कहीं ब्रिज के नीचे क्लास लग रही है, कहीं झुग्गी झोपड़ी में लग रही है, मलिन बस्तियों में लग रही है। जब हमारा विशेष शिक्षक तैयार हो करके वो घर बैठ करके सिर्फ सरकारी नौकरी की बात न जोए, वह किसी एक परिक्षेत्र को चुन ले, 10 बच्चों को चुन ले, 1 साल में उन बच्चों के अंदर कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन लाए जो उदाहरण बन जाए। सोशल मीडिया पर 500 प्रकार की पोस्टें हम लोग करते रहते हैं, अपनी अपनी बातें लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं, उन बच्चों की भी बातें कही जाए। देखिएगा, एक ऐसे सवेरे की तरफ हम चलेंगे, एक ऐसे प्राकृत्य की तरफ हम चलेंगे कि जहां चारों तरफ सुखदता ही सुखदता होगी। हम विशेष शिक्षक अपने को स्वीकारें, न कि सरकारी नौकर। हम सरकारी नौकरी पाने की तरफ न भागे, हम जिसके लिए तैयार हो रहे हैं उसके लिए मनोयोग से लगे और उसके उद्धार के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए जितना हो सके उतना अपना करने का बहुत बहुत योगदान देने की आवश्यकता है। आज आदरणीय डायरेक्टर सर, आज के हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी सर ने जिस तरीके से रोड मैप दिया है, मैं समझता हूं जितने भी आज हमारे साथ 100 से अधिक पार्टिसिपेंट जुड़े रहे। कई लोगों का मैसेज भी आया कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं, इस कार्यक्रम की बाध्यता थी कि 100 से अधिक नहीं जोड़े जा सकते थे। मैं जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, जो जुड़े हैं उन सभी का स्वागत, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जो नहीं जुड़ पाए उन्हें भी हम किसी तरीके से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग या जो भी चीजें हैं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं
SIPRH के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर नसीम अहमद सर को कि वे आए और आज के हमारे ओजस्वी वक्ता और मुख्य अतिथि का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय डॉक्टर नसीम अहमद। धन्यवाद सर। जिस तरह आज के कार्यक्रम संयोजक श्री नरेश कुमार पांडे जी ने विश्व दिव्यांगता दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत किए, बेबाकी से किए, वो पूर्ण रूप से सत्य है कि यदि 97 करोड़ व्यक्ति 3 करोड़ दिव्यांगों के हित में सोच लें या उनकी मदद करें तो उनको काफी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं या उनकी मदद हो सकती है। आज मैं क्योंकि 2004 से स्पेशल स्कूल का संचालन करा रहा हूं, संस्था कर रही है, लेकिन आज भी सोसाइटी की वही सोच है, आपको सरकार बहुत पैसा देती है, आप विकलांग या दिव्यांग बच्चों के नाम से बहुत खा रहे हो। उन्हें ये नहीं है कि हमें मदद क्या करनी है, इन बच्चों के पुनर्वास संबंधी हम क्या मदद कर सकते हैं, ये विचार उनका नहीं है। यदि बाजार में, मार्केट में, सोसाइटी में डोनेशन के लिए जाया जाए, चाहे वो निम्न स्तर पर हो, चाहे वो उच्च स्तर पर हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नेतृत्व हो या सोशल वर्कर है, बच्चों के लिए, इन दिव्यांगजनों के लिए या उनके हितार्थ के लिए मदद करने को तैयार नहीं है, जो मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बस सरकार बहुत अनुदान देती है, आपको क्या आवश्यकता है, और यदि नहीं देती तो आप क्यों चला रहे हो, आप ही समाज सेवी हो। ये सोच जब समाज में, सोसाइटी में, अमरोहा में सुनते हैं तो बड़ा दर्द होता है। इसी सोच के साथ कि हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, इन दिव्यांगजनों के हितार्थ, इनको जितना समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं उतना प्रयास करते हैं। 2016 में माननीय श्री विजय सांपला जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा जब सम्मानित किया गया तो उनके द्वारा ये कथन था मंच पर कि हम यदि एक दिव्यांग व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो हम अपने लिए स्वर्ग का रास्ता तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक मुख्य अतिथि के रूप में BSA अमरोहा 2018 उपस्थित हुई श्रीमती समीमा खानम। उन्होंने कहा कि यदि हम परिवार में एक विकलांग व्यक्ति होता है, हम उसकी मदद नहीं कर पाते, संस्था में तो 100 दिव्यांग जन हैं, आप इनकी मदद कर रहे हैं, अर्थात हम अपने लिए स्वर्ग का रास्ता तैयार कर रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी सोच है, जबकि कुछ की सोच वही जो नागेश जी भी कह रहे हैं और मेरा स्वयं का भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसलिए आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर हमारे मुख्य वक्ता श्री अशोक द्विवेदी जी, अधिवक्ता एवं सोशल वर्कर एवं यशस्वी निदेशक श्री डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि आज के व्यस्त समय में श्री अशोक द्विवेदी जी ने संस्था के लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर अपने विचारों से दिव्यांगजनों एवं उनके मिलने वाली सुविधाओं, उनकी जानकारी तथा जो रोड मैप तैयार किया है, उनके लिए संस्था सदैव आभारी है। एवं भविष्य में पुनः मैं निवेदन करूंगा कि संस्था के हित में, दिव्यांगजनों के हित में जो मदद की जा सकती है, जो वेबिनार में मदद की जा सकती है, उसमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान करें। श्री अशोक द्विवेदी जी से और निदेशक महोदय जी के बारे में मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि जब से CRC गोरखपुर के निदेशक बने हैं, CRC गोरखपुर अपनी नवीन ऊंचाइयों पर दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वहां का स्टाफ CRC को समर्पित है एवं निदेशक महोदय के निर्देशन में वहां पर जिस गति से प्रगति हो रही है या जो वहां रिजल्ट्स आ रहे हैं,
जैसा मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ, प्रोग्राम में रहता हूँ, वो विश्वसनीय है। इतने कम समय में इतनी प्रगति एवं इतना स्कोप सीआरसी गोरखपुर से जो सुविधाएं मिल रही हैं उस क्षेत्र के लिए, हमारे पश्चिम के क्षेत्र के लिए जो मदद कर रहे हैं, या जितने भी अभिभावक बंधु हैं उनको सीआरसी गोरखपुर की ओर से कोविड-19 में जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस के रूप में मदद की जा रही है वह काबिल तारीफ है। इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता दोनों का संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं एवं पुनः निवेदन करूंगा कि सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ के बैनर तले जब भी निवेदन किया जाए अपने बहुमूल्य समय में से कुछ पल संस्थान एवं संस्थान में दिव्यांगजनों के लिए प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय यशस्वी निदेशक डॉक्टर रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी गोरखपुर, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है यह पटल। आज के हमारे ओजस्वी मुख्य वक्ता एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी सर, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह पटल आपके प्रति सदा ऋणी रहा है और ऋणी रहेगा। आपका जो योगदान समाज के लिए है वह अतुलनीय है। विभिन्न कार्यक्रमों में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन आपके द्वारा कोई न कोई एक वीडियो समाज में किसी न किसी एक पक्ष पर, चाहे कानूनी पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, धार्मिक पक्ष हो या व्यवहारिक पक्ष हो, किसी न किसी पक्ष पर जागृति के लिए आपका कोई न कोई एक महत्वपूर्ण विचार से ओतप्रोत वीडियो आता रहता है और वह समाज में काम करने वाले लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक ऊर्जा प्रदान करता है, उनको सशक्तिकृत करता है, उन्हें ओजस्वित करता है। तो ऐसी सीख देने वाले आज के हमारे मुख्य वक्ता एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी सर का यह पटल धन्यवाद ज्ञापित करता है। यह पटल धन्यवाद ज्ञापित करता है SIPRH के निदेशक डॉक्टर नसीम अहमद सर का, जिन्होंने अपना महंगीय समय रखकर यह कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से आयोजित किया। 2 से 3 दिनों तक लगातार हुए इस कार्यक्रम के लिए भिन्न भिन्न पक्षों पर अपनी सहभागिता और अपना कठिन परिश्रम करते रहे। यह कार्यक्रम बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने आयोजित किया और कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें श्रवण करने हेतु कितने लोग, कितने विशिष्ट जन, कितने श्रोता जन आए और कैसे श्रोता जन आए। सर के सानिध्य से ही आज लगभग, जो मुझे अभी मैं देख रहा था जब सर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे, लगभग 50 से अधिक लोगों ने लिखा है कि हम जुड़ नहीं पाए हैं। 100 लोग बराबर हम लोगों के साथ लगे रहे। 150 से अधिक व्यक्तियों तक इस कार्यक्रम को सर ने पहुंचाया। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, बहुत बारंबार धन्यवाद सर को। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे साथ जितने भी श्रोता वृंद जुड़े, TCTVH लखनऊ से, CRC लखनऊ से, हिंद PG कॉलेज बाराबंकी से, NAB अयोध्या से, राजस्थान से, CRC त्रिपुरा से, CRC पटना से एवं भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे प्यारे बेटे बेटियां, विशिष्ट जन और हमारे सभी विद्वत जन आज के इस कार्यक्रम में जुड़े, सभी का यह पटल बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता है। और मैं बारंबार उस बात को इस कार्यक्रम के अंतिम पक्ष पर भी आके कहूंगा, यह कार्यक्रम सिर्फ सुनने सुनाने का नहीं है, यह कार्यक्रम संकल्पना सिद्धि करने का है। और मैं लास्ट में भी इस कार्यक्रम की पूर्णता की तरफ आकर के भी आपसे यही निवेदन करूंगा, आज के इस कार्यक्रम में आप एक निश्चय बना के जाएं। किसी भी दिव्यांग बेटे और बेटी को हम देखेंगे तो उसकी तरफ से मदद का हाथ बढ़ने का इंतजार नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से उसको मदद करेंगे। और मदद होगी कैसी? सशक्तिकरण की।
उसे छोटा करने की मदद नहीं होगी, उसे सशक्तिकृत करने की मदद होगी। कोई भी, मेरी बिटिया, मेरा बेटवा, कोई भी ऐसा जन, विशिष्ट जन हमें दिखाई देता है, हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसके मदद के लिए आगे आए और हम उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए प्रेरित हो। मैं बारंबार फिर पुनः धन्यवाद दूंगा आदरणीय यशस्वी निदेशक सर का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी सर का पुनः, और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा SIPRH संस्थान का। तथा मैं कार्यक्रम में अपनी महनीय भूमिका देने वाले आज प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन ताना बाना बुनने के लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर नीरज मधुकर सर का, उनका भी बड़ा योगदान इस कार्यक्रम के आयोजन में रहा है। आज वो किसी कारण से हमसे नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उन सभी संस्थाओं का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने अपने छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम में जोड़ा। उन सभी छात्र छात्राओं का, विशेष शिक्षकों का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने संकल्पना सिद्धि के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण समय हमें दिया। मैं सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। नागेश जी, एक निवेदन है मेरा सभी से, जो RPWD एक्ट या इन सारे विषयों पर जो डेली एक यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ मैं, वो एम्पावरमेंट के लिए है। लोग वहाँ देखें, और अगर कोई बात आती है सोसाइटी से जुड़ी हुई, हमको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें फीडबैक दें, ताकि उस इशू को टच करके एक समस्या किसी व्यक्तिगत जगह की ना हो, बल्कि यूनिवर्सल है, वो सबके पास तक पहुँचे। वो ये मेरा निवेदन रहेगा, हमको फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फीडबैक सभी इन्हीं बच्चों के द्वारा आप लोगों को अवश्य ही समय पर आपके चैनल पर, अशोक कुमार द्विवेदी सर के नाम से वह चैनल है, आप देखेंगे उस चैनल पे जा करके सर ने बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। यह कार्यक्रम नागेश पांडे RSBI यूट्यूब चैनल पे होगा, आप वहां देख करके सर के उद्बोधन को बारंबार सुन सकते हैं। मैं उन छात्रों तक भी, उन संस्थाओं तक भी इस वीडियो को पहुंचाऊंगा जिनका जुड़ाव नहीं हो पाया हम लोगों तक। तो मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आज हम एक नई संकल्पना को लेकर इस विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर विदा लेंगे कि हम दिव्यांगजनों के हितार्थ अपना सर्वस्व कैसे योगदानित करेंगे, इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। सभी को सादर प्रणाम, सभी को बारंबार धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं।